सिस्टम ओवरहॉलिंग मांग रहा है सर। आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि पूरा सिस्टम ओवरहॉलिंग मांग रहा है कि जिस तरीके से जेपीएससी के एक एक सदस्यों की जांच होनी चाहिए। जेपीएससी के जो सब एक एक व्यक्ति जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनकी अगर वो गड़बड़ हो तो उनकी संपत्तियां कुर्क होनी चाहिए। उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया सर, उनके सपनों पे डायनामाइट लगा दी। एक व्यक्ति जेएसएससी परीक्षा पास करके बैठा है, तमाम परीक्षाएं वो पास कर ले रहा है, मतलब आपके सिस्टम में लूप होल है ना। तमाम परीक्षा पास कर रहे हो, वही टीडीपीएल का जो है, जो आपकी एजेंसी है, उसका मार्केटिंग मैनेजर बन जाता है और आप कह रहे हो कार्रवाई करोगे, तो कार्रवाई जेल में डाल दी, आप कुर्क करो संपत्ति। इसमें क्या दिख रहा है आपको? जो जेपीएससी 14वीं परीक्षा है, क्या ये रद्द होगी? जो पहली मांग है छात्रों की। जिस तरीके से टीडीपीएल को जेएसएससी ने जब 1 महीने पहले बैन किया था, तो आप लोगों ने उसको जेपीएससी का पेपर कराने का क्यों दिया? क्या पूर्व चीफ सेक्रेटरी ख्यांगते की गिरफ्तारी होगी? कि उनकी संलिप्तता है तो कानून अपना काम करेगा, उनको कानून के तमाम मसलों का सामना करना पड़ेगा। तो उनका बुढ़ापा ठीक नहीं रहेगा? आप कह रहे हो कि भाई अगर सरकार का कोई व्यक्ति होगा, किसी का हमारे नाते रिश्तेदार नहीं हुए, ठीक बात है, मानते, लेकिन जो जेपीएससी के सदस्य चुने जा रहे हैं या जो अध्यक्ष बने, तो आपकी सरकार ही तो चुन रही है ना। आपकी जब सरकार बनी थी तो आप लोगों ने वादा किया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे, उस वादे का क्या हुआ? देखिए, वादे तो मैं आपसे एक बच्ची से मिलाना चाहता हूँ, सॉरी, आपसे परमिशन लिए बिना मैं बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि बीते दिनों वो बच्ची हमारे कैमरे पे वायरल हुई। पूरा देश आपके साथ है ना, आप ऐसे मत करो, पढ़ाई करो, आपका बहुत बहुत सारी जगहों पे ऑप्शन है। तुम दिल्ली आ जाओ, तुम दिल्ली आ जाओ। अच्छा काम करो, सुनो, इस सुधांशु का नंबर तुमको दे दूंगा, तुम दिल्ली आ जाओ, तुमको पढ़वाएंगे वहाँ पे दिल्ली में, ठीक है? ठीक है, खुश रहो, ठीक है। उच्च शिक्षा मंत्री हैं आपके यहाँ के सुदीव्य कुमार सोनू, वो देख रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आशिका आना, इधर आना। ये इनको जानती हो? जी सर। जानती हो? जी हाँ, सुदीव्य कुमार जी हैं। भूमिकाओं का वक्त चला गया, सवाल ज्यादा है, समय कम है, विधानसभा सत्र शुरुआत होने वाली है और झारखंड में रांची में बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने बयान दिए हैं, लेकिन सरकार किसी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और उस अकाउंटेबिलिटी को जानने समझने के लिए हम अभी रांची में हैं और ये हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता, मौजूदा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री और इस पूरी गवर्नमेंट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माने जाने वाले लीडर हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनसे अगर सवाल पूछा जाए तो आप समझिए कि गाहे बगाहे आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आसपास की चीज़ों को आप जानेंगे। मेरा सर आपसे इंटरव्यू करने का मकसद बिल्कुल कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चाहिए मुझे, बस मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको सरकार कैसे देख रही है, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं और उनकी मांगों को कब तक माना जाएगा? सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों का अभिनंदन। लोकतंत्र में अनरेस्ट बहुत सामान्य बात है। अनरेस्ट और ये प्रोटेस्ट दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जब समाज के किसी तबके को कोई अनरेस्ट होता है तो प्रोटेस्ट के माध्यम से उसकी बातें निकलती हैं और इसको स्वस्थ लोकतंत्र के परिचायक के तौर पर देखा जाना ही इस लोकतंत्र की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात मैं आपके शब्द अकाउंटेबिलिटी की उठाता हूँ। अकाउंटेबिलिटी के मुद्दे पर निश्चित रूप से हेमंत सोरेन की सरकार ने पिछली सरकारों के लेगेसी इश्यूज को भी रिजॉल्व किया है। अगर आप 14 से 19 तक के कार्यकाल को देखेंगे तो 14 से 19 के कार्यकाल में जेपीएससी की एक भी परीक्षा नहीं हुई। रघुवर सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के महान लोग थे। 21 में सबसे पहली परीक्षा हम लोगों ने आयोजित की जो 6ठी से लेकर 10वीं जेपीएससी थी। इसके बाद कैलेंडर को हम लोगों ने सही किया, लेगेसी इश्यूज को नियुक्ति नियमावली हम लोगों ने बनाई, सारे जो लंबित मामले थे उनका निराकरण किया और निराकरण करके 6ठी से लेकर 14वीं जेपीएससी तक हेमंत सोरेन की सरकार पहुंची। अकाउंटेबिलिटी के सवाल आज भी उतने ही जायज हैं और उसमें हम लोगों का स्पष्ट यह मानना है कि 14वीं जेपीएससी के मामले में भी पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं हुई। वास्तविक ये हुआ कि परीक्षा के संचालन में लगी हुई कंपनी के कतिपय कर्मचारियों ने अपने पोजीशन का बेजा इस्तेमाल किया और परीक्षा के परिणामों को टेम्पर्ड करने की कोशिश की, जिसमें वो सफल भी हुए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार या झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति गठबंधन की यह सरकार अकाउंटेबिलिटी के मामले में किसी भी एक क्षण भी कोताही नहीं करेगी और जिन लोगों ने गलती की है वो दंडित भी होंगे और
न्याय होगा और न्याय दिखेगा भी, दोनों ही चीजें होंगी। ये आपने बोला न्याय होगा और दिखेगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जेपीएससी 14वीं परीक्षा है, क्या ये रद्द होगी? जो पहली मांग है छात्रों की कि मेंस तो टल गया है, ये रद्द होगी कि नहीं रद्द होगी? ये इस पे आपका मैं जवाब चाहता हूँ। देखिए, सवाल सिर्फ ये है कि जांच एजेंसियां जांच की कार्रवाई में लगी हुई हैं। हम भी जांच एजेंसियों के फलाफल का इंतजार कर रहे हैं। जांच एजेंसियों के फलाफल में अगर यह आता है कि यह व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियों की आशंका है और जो निराधार नहीं है, तो वैसी स्थिति में सरकार परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएगी, जिसमें शायद एक कदम परीक्षा को रद्द करना भी हो सकता है। अब मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ। जो इसके जेपीएससी के अध्यक्ष ख्यांगते थे, वो आप ही की सरकार में चीफ सेक्रेटरी रहे। वो बड़े अहम पदों पे रहे, सीनियर ब्यूरोक्रेट आईएएस रहे। उनको आपने ये महकमा दिया और जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, तो क्या ख्यांगते की भूमिका आप लोग को अब तक क्या समझ में आ रही? दूसरी बात कि जिस तरीके से टीडीपीएल को जेएसएससी ने जब 1 महीने पहले बैन किया था, तो आप लोगों ने उसको जेपीएससी का पेपर कराने का क्यों दिया? देखिए, सरकार की प्रक्रियाएं अलग-अलग विभाग हैं। जेपीएससी में वह एजेंसी कार्यरत थी, जेएसएससी में कुछ फाइंडिंग्स ऐसी आई होगी जिसके चलते जेएसएससी ने किया होगा। और मैं आपको पुनः दोहराकर एक बात कहता हूं कि ये सारा प्रकरण जो आज हमारे छात्र, झारखंड के बच्चे सड़कों पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सारा प्रदर्शन सरकार की संवेदनशीलता थी कि पहले कार्रवाई हुई, उसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। आप टाइमलाइन उठाकर देख लें, जैसे ही सरकार को जेपीएससी की 14वीं परीक्षाओं में गड़बड़ी के कुछ संकेत मिले, सरकार ने अविलंब कार्रवाई करते हुए छापा मारा। एक तरीके से कहें तो बर्खास्त किया गया जेपीएससी के अध्यक्ष को। 19 लोग आज के डेट में हिरासत में हैं। तार लखनऊ तक चले गए हैं, लखनऊ के लोगों के नाम आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा परत उभरेगा और मैं आपको स्पष्ट ये कहता हूं कि ख्यांगते साहब को जो बनाया गया था, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनके सर्विस पीरियड का कहीं से भी इस तरीके के किसी संकेत को नहीं देता था। सरकार ने उनकी स्वच्छ छवि के मद्देनजर ही उनको बनाया था। आप उनके साथ काम किए हुए उनके कलीग से भी अगर पूछेंगे तो आपको यही सुनने को मिलेगा, नहीं ख्यांगते साहब अच्छे आदमी थे। हम नहीं जानते हैं, जांच के नतीजों से पहले किसी के बारे में धारणा बनाना कतई उचित नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दोषी हैं अथवा निर्दोष हैं। मैं पुनः दोहरा कर ये कहूँगा कि जांच की फाइंडिंग्स आने दीजिए। प्राइमरी फाइंडिंग्स में कहीं ना कहीं दाल में काला दिख रहा है और गलतियां दिख रही हैं, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक जांच की रिपोर्ट सीआईडी की तरफ से आ जाए। सरकार उसी के आधार पर अपनी नीतियों का, अपने अगले कदमों का निर्धारण करेगी। कब तक आ जाएगी वो रिपोर्ट? और अगर मैं ये आपसे स्पष्ट जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सुदिव्य कुमार सोनू बहुत ही जिम्मेदार लीडर्स में से माने जाते हैं, और मैं ये मानता हूँ कि आप जो कहते हो वो रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि सरकार के कुछ आंख नाक कान होते हैं, उनमें से आपको अगर फाइंडिंग में आता है कि ख्यांगते जी ने गड़बड़ियां की हैं, उनसे 8-8 घंटे पूछताछ हो रही, तो क्या पूर्व चीफ सेक्रेटरी ख्यांगते की गिरफ्तारी होगी? यह पूरी तरीके से निर्भर करता है सीआईडी की जांच के निष्कर्षों पर। अगर निष्कर्ष उनकी संलिप्तता को प्रमाणित करते हैं तो कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून अपना काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने कल विधायक दल की बैठक में बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर जांच का दायरा उनके घर तक खंगालने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए वो सहर्ष तैयार हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री स्पष्ट ये कह रहे हैं और हम लोग भी आपसे स्पष्ट कर रहे हैं कि निष्कर्षों से अगर ये प्रमाणित हुआ कि उनकी संलिप्तता है तो कानून अपना काम करेगा। उनको कानून के तमाम मसलों का सामना करना पड़ेगा। मतलब उनका बुढ़ापा ठीक नहीं रहेगा? मैं तो यही मानता हूं कि अगर निष्कर्ष उनकी संलिप्तता की तरफ इंगित करते हो, इशारा करते हो, तो वैसी स्थिति में उनका आने वाला समय अच्छा तो नहीं रहेगा। बट थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें कि कल विधायक दल की बैठक हुई, उसमें क्या बात हुई और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा, माननीय सदस्यों ने भी बहुत स्पष्ट कहा कि 6ठी से लेकर 14वीं जेपीएससी में सरकार या सत्ता पक्ष के किसी भी व्यक्ति के किसी भी रिश्तेदार की कोई नियुक्ति नहीं हुई। मैं चुनौती देकर आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहता हूं कि 6ठी से 14वीं जेपीएससी में हेमंत सोरेन के परिवार के नाते रिश्तेदार किसी का नाम खोजकर निकाल दें। यदि सरकार की मंशा बच्चों की नौकरियों को बेचने की होती
तो क्या रिश्तेदार कम पड़े थे? तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों ने पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से चलाने का प्रयास किया। एक दाग लगा है, इस दाग को धोने का भी प्रयास करेंगे। और जब हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है, सरकार में शामिल लोगों की कोई संलिप्तता नहीं है, तो हम पूरी मजबूती के साथ इस मामले का, विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे और उनके खिलाफ जो हमारा नैरेटिव चल रहा था, हमारे खिलाफ जो उनका नैरेटिव है, उस नैरेटिव में हम लोगों को यह भी बताएंगे कि पहली दूसरी जेपीएससी में किन नेताओं के किन किन बाल बच्चों के नाम हैं, इसका भी खुलासा वो कर दें। किसकी बहू, किसका भाई, किसका बेटा, किसका दामाद और कौन लोग इस जेपीएससी से लाभान्वित हुए हैं, उसकी भी सूची प्रकाशित हो जाएगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सरकार अगर ये चाहती कि छठी, आप नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये जब नाम न ले रहे हैं। सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, किन्हीं का नाम लेने की मुझको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट ये कहता हूं कि झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि पहली दूसरी जेपीएससी में किन किन नेताओं के बाल बच्चे लाभान्वित हुए हैं। और पढ़ के भी तो क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि लाभान्वित ही हुए हों। सीबीआई की जांच के दायरे में क्यों हैं? दूसरी जेपीएससी में सीबीआई की जांच चल रही है, उस जांच के दायरे में उन तमाम अभ्यर्थियों का नाम है जो नेताओं के बाल बच्चे और बेटे रहे हैं, भाई रहे, रिश्तेदार रहे हैं। वैसी स्थिति में क्यों कर 2 और 2 जोड़कर 4 का जवाब न निकाला जाए कि ये व्यक्ति, ये लोग अगर जेपीएससी में चयनित हुए तो निश्चित रूप से इनके लिए कहीं ना कहीं अनलॉफुल प्रैक्टिसेस हुई हैं। और सीबीआई की जांच में जब इनका नाम है तो फिर इन बातों से इनकार करने की कोई जगह नहीं है। आप उन पे आरोप लगाते हैं, वो आप पे आरोप लगाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे बात पूछी जाती है तो आप लोग कहते हो जेपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी है, सरकार का कोई रोल नहीं। आप कह रहे हो कि भाई अगर सरकार का कोई व्यक्ति होगा, किसी का हमारे नाते रिश्तेदार नहीं हुए, ठीक बात है, मानते। लेकिन जो जेपीएससी के सदस्य चुने जा रहे हैं या जो अध्यक्ष बने, तो आपकी सरकार ही तो चुन रही है ना उनको। हम सहमत हैं। लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा ताकत पॉलिटिशियंस का ही होता है, जिसको डेमोक्रेसी में हम ये कहते हैं कि सारे संवैधानिक संस्थाओं को चुनने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री को अगर देश में होता है तो राज्य में मुख्यमंत्री को होता है। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि यदि जेपीएससी के सदस्य, जेपीएससी की बॉडी, जेपीएससी के अध्यक्ष जांच निष्कर्षों में दोषी साबित होते हैं तो आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन का न्याय क्या होगा। लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि जो आज जेपीएससी के नाम पर सबसे ज्यादा गला फाड़कर चिल्ला रहे हैं, गोपाल सिंह के समय की हुई जेपीएससी के घोटालों पर क्यों चुप हो जाते हैं? क्यों? उनके लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके लोग हैं, इसलिए उनको ये लगता है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार, कोई हम कुतर्कों का सहारा नहीं ले रहे हैं। हम तर्क के विरुद्ध कुतर्कों का सहारा लेना नहीं चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार और सरकार में शामिल लोगों की मंशा जेपीएससी का लाभ लेने की हुई होती तो वैसी स्थिति में हमारे भी रिश्तेदार उस परीक्षा में सफल हुए होते। वो नहीं है। मैं तो चुनौती देकर आपके माध्यम से उनसे कहता हूं कि 6ठी से 14वीं जेपीएससी में हेमंत सोरेन या सरकार में शामिल लोगों के किसी भी निकट संबंधी का नाम खोजकर बता दें जो चयनित हुआ हो। मैं ये नहीं कहता मेरिट की बात, मैं ये कहता हूं कि हम इस आशंका को निर्मूल करते हैं। मेरा रिश्तेदार मेरिट के आधार पर आ सकता है, लेकिन अगर मेरा रिश्तेदार है ही नहीं तब आप इस सवाल को कैसे करेंगे? तो मैं सिर्फ यही कहता हूं कि ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने जेपीएससी में घपले घोटाले को संरक्षण दिया है, ये सरासर गलत है। और आने वाला कुछ दिन, आपने पूछा जांच कब तक हो जाएगी, मैं तो जांच एजेंसी का प्रमुख नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि हेमंत सोरेन बिल्कुल ये चाहते हैं कि न्याय त्वरित हो, और त्वरित न्याय हो तो दिखे भी, और दोनों ही चीजें होंगी। अब जब न्याय होने दिखने की बात, जैसे आपने गोपाल सिंह का नाम लिया, उनके भाई, उनकी बेटी, उनके रिश्तेदार की भर्तियां हुई, तो फिर आप लोग की सरकार आ गई तो आप लोगों ने उस पर क्या किया? कोई मैसेजिंग दी? जब मामला सीबीआई में की जांच में लंबित है तो राज्य सरकार क्या करेगी? उसको राज्य सरकार को छोड़ देते हैं। आपने कहा कार्रवाई होगी भी, दिखेगी। आपने एक नाम सुना है अभय तिवारी का? बिल्कुल बिल्कुल सुना है। कर्नाटका से आया हुआ जो मेल था, उस मेल में परीक्षा से 3 माह पूर्व इस बात का जिक्र था कि फलाना व्यक्ति इस परीक्षा में सफल होने जा रहा है। और अभय तिवारी पूरी तरीके से रडार पर हैं, गिरफ्तार हैं, और जांच कमेटी के निष्कर्षों के आधार पर कठोरतम कार्रवाइयों के भागी होंगे।
सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जेएसएससी परीक्षा पास करके बैठा है, वो तमाम परीक्षाएं वो पास कर ले रहा है, मतलब आपके सिस्टम में लूप होल है ना, तमाम परीक्षा पास कर रहे हो, वही टीडीपीएल का जो है, जो आपकी एजेंसी है, उसका मार्केटिंग मैनेजर बन जाता है, और आप कह रहे हो कार्रवाई करोगे, तो कार्रवाई जेल में डाल दिया, आप कुर्क करो संपत्ति, इसमें क्या दिख रहा है आपको? मैं जरा सा आपको और करेक्ट कर दूं, वो सिर्फ जेपीएससी से चयनित नहीं हुआ है, वो एसएससी से चयनित हुआ है, वो भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं और परीक्षाओं से भी चयनित हुआ है। मैं ये मानता हूं कि लखनऊ में बैठे इन लोगों के तार बड़े लंबी दूरी तक जुड़े हुए थे, वहां तो ये बच गए, लेकिन मैं फिर आपको दोहरा कर बोलता हूं कि ये झारखंड में नहीं बचेंगे और नजीर प्रस्तुत होगी। और मैं आपको याद दिला दूं, परीक्षा नियंत्रण विधेयक 2023 जब हम लोग पिछले कार्यकाल में लेकर आए थे, तो यही बाबूलाल जी उस विधेयक को काला कानून कह रहे थे, और हमारे ही विधेयक की प्रतिलिपि भारत सरकार ने भी पारित की है। आप बोले तो मैं अपना विधेयक आपको दे देता हूं, आप तुलना करके देख लें। मेरा तो ये कहना है कि जब हम ये विधेयक ला रहे थे और कठोरतम दंड का प्रावधान कर रहे थे, तो बाबूलाल जी काला कानून बताकर किसकी तरफदारी कर रहे थे? क्या वो परीक्षा में धांधली करने वाले माफियाओं के साथ खड़े थे, या वो राज्य सरकार की इस मंशा के साथ थे कि नहीं, जो भी छात्रों के भविष्य के साथ गलत करेगा उसके विरुद्ध सरकार कठोरतम कार्रवाई करे? देखो, आप पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाता है, मैं तो बच्चों के लिए बात करने आया हूँ। आप उनसे बोलोगे, मैं उनसे सारे सवाल पूछ लूंगा, मैंने कल भी उनसे सवाल पूछे कई सारे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 12 13 14 दिन हो गए ये प्रोटेस्ट होते हुए, आप लोग जो है बच्चों से अब तक क्यों नहीं मिल पाए? बच्चों की जो मांगे हैं उसको आप लोगों ने क्यों नहीं टैकल किया? जो लोग अनशन पे हैं उनकी सेहत की चिंता आप लोगों को थी? निश्चित रूप से डॉक्टरों की टीम गई है। बच्चों के मुद्दे पर हम लोग सहमत थे। बच्चों के मुद्दे पर हम लोगों ने कहीं भी जंतर मंतर को रेप्लिकेट नहीं किया। हमने लोकतंत्र में डिसेंट को, विरोधी विचारों को सुनने के लिए जगह दी। हम ये जानते हैं कि वो प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं तो ये उनके लोकतांत्रिक अधिकार हैं, और ये लोकतांत्रिक अधिकार अक्षुण्ण रहने चाहिए। रह गया सवाल उनसे बात क्यों नहीं हुई। उनसे बात के लिए जिला प्रशासन के तरफ से सरकार ने उनको कल संदेश भेजा है। उनके तरफ से देर रात यह संदेश आया है कि वो आज बात करना चाहते हैं। आज सरकार उचित समय और स्थान तय करके उनको सूचित करेगी, और हमको उम्मीद है कि आज ही यह वार्ता हो जाएगी, और इस वार्ता के जो फलाफल होंगे वो पब्लिक डोमेन में सबके आपने जंतर मंतर का जिक्र किया, जंतर मंतर और यहाँ के प्रोटेस्ट में आपको सिमिलरिटी या फिर अंतर क्या समझ में आता है? नहीं, मेरा स्पष्ट ये मानना है कि जंतर मंतर में भी प्रदर्शन करने वाले लोग छात्र थे, और ये हमारे जो बच्चे बैठे हैं ये भी छात्र हैं। हम कतई इनको देशद्रोही नहीं कहते हैं, हम कतई इनको अर्बन नक्सल नहीं कहते हैं, वो हमारे बच्चे हैं। और हमारे बच्चों के मन में अगर कोई दुविधा है तो उसका प्रकटीकरण होगा, और प्रकटीकरण अगर उनका हो रहा है तो सरकार उसमें दमनात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। हम अपने बच्चों पर लाठी नहीं चला सकते हैं, हम अपने बच्चों को उस तरीके से कील लगी लाठियां और पैलेट गन नहीं मार सकते हैं जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने किया। ये निर्ममता थी। सेनाएं सेनाओं के विरुद्ध गोलियां चलाती हैं, पुलिस जनता के विरुद्ध गोली नहीं चला सकती है। पैलेट गन का इस्तेमाल कितनी निंदनीय बात है। तो मैं आपको स्पष्ट ये कहता हूं कि छात्र निर्भय होकर, निशंक होकर अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को स्वतंत्र हैं। सरकार उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को पूरा सम्मान और स्थान देगी। सर एक बात बताओ मुझे, अब आ जाते हैं उनकी जो मुख्य मांग है, जहाँ पे वो गरारी फंसी हुई है कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वो 14वीं जेपीएससी को कह रहे हैं रद्द हो और इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच देने में क्या समस्या है आप लोगों को? सवाल एक बात का है कि जब तक उनके तरफ से मेमोरेंडम नहीं आ जाए तब तक कुछ कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में या मीडिया के माध्यम से हम लोगों को आ रहा है। सरकार छात्रों की, बच्चों की हर मांगों को बड़ी गंभीरतापूर्वक, बड़े संवेदनशील तरीके से सुनेगी, और उसमें जो भी उचित निराकरण होगा वो करने का प्रयास करेगी। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे कि ये एक जेपीएससी की बात हो गई, उसके अलावा आपकी जब सरकार बनी थी तो आप लोगों ने वादा किया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे। उस वादे का क्या हुआ? देखिए, वादे तो 2 करोड़ नौकरियों के भी थे। अब पता नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री के मुंह पर माइक लगाकर तो कोई नहीं पूछ पाता है। हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, आप हमसे पूछेंगे। सरकारें रोडमैप बनाती हैं। हम लोगों ने भी एक रोडमैप बनाया था कि साल के 5 लाख नौकरियों तक हम जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का था कि उस रोडमैप में जो अड़ंगे और जो हर्डल्स थे, ये कैलकुलेटेड नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं है
कि हेमंत सोरेन की इन 6.5 वर्षों की सरकार ने नौकरियां नहीं दी हैं। आप आंकड़ा उठाकर देख लो। हम लोगों ने तमाम विरोधाभासों के बाद भी सरकार की बहुत सारी नौकरियों में झारखंड के युवाओं को समायोजित किया है। मुकदमों में उलझे हैं, नियोजन नीति खारिज हुई है, हाई कोर्ट के आदेश आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं, तमाम कानूनी पेचीदगियों से जूझते हुए, तमाम इस जैसे माफियाओं से जूझते हुए, तमाम वो जो कोचिंग सेंटर जो छात्रों को भड़काकर सरकार के खिलाफ खड़ा करते हैं, उनसे जूझते हुए भी हम लोगों ने नौकरियां दी हैं। लेकिन हम बड़ी ईमानदारी से आपके सामने स्वीकारते हैं कि साल की 5 लाख नौकरियों का आंकड़ा हम नहीं छू पाए, लेकिन प्रयास जारी रहेगा कि हम अधिकाधिक नौकरी अपने बच्चों को दे सकें। बताइए कि नौकरी अलग चीज हो गई, एक परीक्षा की प्रणालियां होती हैं। जैसे जब मैं बच्चों से मिलता हूँ ना, जो पीड़ा में है, वो सिर्फ जेपीएससी या जेएसएससी की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये पूछते हैं कि जो जेटेट है वो 10 साल से नहीं हुआ है, जो दरोगा की भर्ती है वो नहीं हो रही 2017 के बाद से। ये एक पूरा भरा हुआ है सर, मतलब वो पूरा एकदम से बैक टू बैक, जैसे होता है ना, फाइल पे फाइल चढ़ती जा रही, तो इतनी मोटी फाइल हो गई, इसलिए ये लड़के यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, आप हठात इन सवालों का जवाब दें पूछेंगे तो शायद बता पाना अपनी स्मरण शक्ति से संभव नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि इन नियुक्तियों में विलंब क्यों है, तो आप मुझको सूची बता दें। मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा कि किस किस नियुक्ति में कहाँ कहाँ कानूनी हर्डल्स हैं, कहाँ कहाँ न्यायालय का निर्देश है, कहाँ कहाँ मसले हैं। और जहाँ तक आप ये कहते हैं, तो इस केंद्र सरकार कि इस 12 वर्षों के कार्यकाल में 116 पेपर लीक की घटनाएं पूरे देश में हुई हैं। कौन राज्य छूता है? मैं आपसे ये कह के कहीं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हम आपसे लिवरेज मांग रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि अगर गलतियां हुई हैं तो उनको सुधारेंगे भी। और रह गया सवाल बच्चों के मन में जो असंतोष है कि नियुक्तियां लंबित होने का वजह, तो 10 साल के कार्यकाल में 10 साल का अगर जेटेट नहीं हो पाया, तो उसमें 3.5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का भी था। हम लोगों ने तो आकर शुरू में आपसे कहा कि हमने लेगेसी के इश्यूज को रिजॉल्व करने में हमारे 2-3 साल चले गए, चाहे नियुक्ति नियमावली हो, चाहे इस तरीके से परीक्षा नियंत्रण विधेयक लाने की बारी हो, तमाम चीजें हैं। और हम फिर आपके माध्यम से उन बच्चों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार नौकरियां अपने घर में नहीं रखना चाहती हैं। केंद्र में तो नौकरियों का अकाल पड़ गया है, लेकिन राज्य नौकरियां देगा और राज्य आपको नौकरी निश्चित रूप से देगा। ये आप आश्वासन दे सकते हैं कि जो जेटेट की परीक्षा नहीं हो रही है वो जल्द हो जाएगी? जेटेट के अलावे भी जो लंबित परीक्षाएं हैं, सरकार उनको यथाशीघ्र कराने का प्रयास करेगी। और हम ये चाहेंगे कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे परीक्षाओं की तैयारी करें, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठकर परीक्षाओं को दुरुस्त करने की तैयारी करने से ज्यादा परीक्षाओं की तैयारी करें। यही उनके लिए भी उचित है, यही राज्य के लिए भी उचित है और हमारे लिए भी उचित है। छात्र तो जब तक अगर दुरुस्त करने नहीं आएंगे तो आपकी सरकार में कैसे उनको पता चलेगी? जंतर मंतर से सर एक अलग जगह है, मैं बार बार कह रहा हूं। मैं ये आपको दिखाता हूं, मैंने कुछ नाम नोट कर रखे हैं, मैं आपको ताकि इसलिए लिख लिया था कि मुझे याद रहे। देखिए, एक परीक्षा की बात नहीं है ये, जो अभी जेपीएससी मुख्य परीक्षा हुई उसका तो छोड़ दीजिए आप। सिविल सेवा जो परीक्षा बैकलॉग 8 अगस्त से 10 अगस्त 2026 के बीच होनी थी, नहीं हुई। सिविल जज जूनियर डिवीजन लिखित परीक्षा टल गई। एपीपी बैकलॉग लिखित परीक्षा टल गई। इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री लिखित परीक्षा टल गई। प्रोजेक्ट मैनेजर परीक्षा लिखित परीक्षा टल गई। एपीपी रेगुलर पर लिखित परीक्षा 25 से 29 सितंबर 2000 होना है, अभी ये भी जो है कराई जाने वाली है। देखिए कैसे होता है। बॉयलर इंस्पेक्टर लिखित परीक्षा टल गई। तो ये कैसे, मतलब ये इतना सारा कुछ हो रहा है, इसलिए ये गड़बड़ी है ना सर? नहीं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि परीक्षाओं का कैलेंडर या परीक्षाएं टलना छात्रों के लिए हताशा का कारण बनता है। लेकिन एक बात तय है, मैं अभी तात्कालिक तौर पर तो तुरंत आपको नहीं बता सकता हूँ कि ये परीक्षाएं क्यों टली हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से इनको देख लूंगा। और सरकार की मंशा साफ है कि सरकार नौकरियां देना चाहती है। नौकरियां छीनना हेमंत सोरेन की सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। कुछ विसंगतियों के चलते अगर ये चीजें हुई हैं, तो आपके माध्यम से हम छात्रों को आश्वस्त करते हैं कि इस जेपीएससी के प्रकरण से उबरने के तुरंत बाद इन परीक्षाओं को ससमय पूरा कराने या जल्दी जल्दी पूरा कराने की दिशा में सरकार पहल करेगी। जेपीएससी के अलावा कुछ बच्चे जो हैं वो वहाँ जेएसएससी सीजीएल के भी बैठे हैं, उनकी भी मांगे आप सुन रहे हैं? उनकी मांगे आप तक पहुंच रही हैं? नहीं, हाँ, मांगे तो उनकी भी सूचना मिली है, ऐसे लिखित नहीं आया है। मीडिया या आप ही के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हो रही है। मैं पुनः दोहरा कर एक बात कहता हूँ कि विसंगतियां यदि आती हैं, जांच निश्चित होगी। और जांच के उपरांत यदि निष्कर्ष इस पर आते हैं कि इन परीक्षाओं में धांधली हुई, इन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है,
तो हम लोग निश्चित रूप से उन परीक्षाओं को भी जांच के दायरे में लाकर उचित कार्रवाई अगर करेंगे। आपकी पार्टी के नेता भी इन्वॉल्व होंगे तो उन पे भी कार्रवाई होगी? 100% आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि निष्कर्षों के आधार पर निर्णय होगा, चेहरा देखकर निर्णय नहीं होगा। मैं आखिर में आपसे ये पूछता हूँ, ये जो है ना 3 चीज़ें जो है अगर आप सार्वजनिक करना चाहें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करें, बाद में आप कहेंगे कि फिर से आ जाइए इंटरव्यू करने, तो मैं फिर से भी आ जाऊँगा। विभाग के जो विभागावार स्वीकृत कार्यरत और खाली पदों की सूची सरकार कब जारी करेगी? हर भर्ती की अधियाचना से नियुक्ति तक की समय सीमा क्या तय हो सकती है और क्या सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी? पिछले 7 वर्षों में विवादित परीक्षाओं में जांच, एफआईआर, गिरफ्तारी और अधिकारियों पर जो कार्रवाई है, उसका स्टेटस क्या है? ये एक क्लियर क्रिस्टल सामने ला करके सरकार रख सकती है क्या? प्रयास कर सकते हैं। रह गया सवाल, देखिए, अधिसूचना से लेकर परीक्षा फल प्रकाशित होने तक के बीच में विलंब होता है, बहुतेरे कारण होते हैं। बहुत सारे मामले न्यायिक समीक्षा में चले जाते हैं। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना कि एक वो बार-बार जो बच्चे बात कर रहे हैं, हम भी वो देखते हैं ना, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो। हम तो आप देखिए, हम जंतर मंतर पे भी यही सारे सवाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी यही सारे सवाल कर रहे हैं कि वो सिस्टम ओवरहॉलिंग मांग रहा है। सर, आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि पूरा सिस्टम ओवरहॉलिंग मांग रहा है कि जिस तरीके से जेपीएससी के एक-एक सदस्यों की जांच होनी चाहिए। जेपीएससी के जो सब एक-एक व्यक्ति जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनकी अगर वो गड़बड़ हो तो उनकी संपत्तियां कुर्क होनी चाहिए। उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है सर, उनके सपनों पे डायनामाइट लगा दी है। ये तमाम चीजें तो होंगी ही, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस देश की न्याय व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को न्यायालय तक जाने का अवसर है, और न्यायालय भी न्याय की व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए हर व्यक्ति को सुनता है, और जब न्यायिक समीक्षा के दायरे में कोई परीक्षा आती है तो उसमें विलंब स्वाभाविक हो जाता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सरकार की अगर प्रशासनिक गलतियों की वजह से विलंब हो रहा है तो उसके लिए सरकार दोषी है, लेकिन अगर न्यायिक समीक्षा के चलते विलंब हो रहा है तो वहां पर कुछ जगह ऐसी है जहां पर कि राज्य सरकार के भी बियॉन्ड जुरिडिक्शन मसले हो जाते हैं। लेकिन उद्देश्य वही है, ध्येय वही है, और हम लोगों ने शुरू से प्रयास यही किया है, और हम पुनः आपसे कहते हैं कि सिस्टम की ओवरहॉलिंग भी होगी, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी, और परीक्षा को ससमय कराने का प्रयास भी होगा। जैसे राहुल गांधी से लेकर के आप देख रहे हो बहुत सारे सवाल है, आपके कांग्रेस आपकी यहाँ गठबंधन में सहयोगी है, नेता प्रतिपक्ष वहाँ पे। तो जो दिल्ली में लोग हैं वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपकी जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे आप बीजेपी से लगातार सवाल पूछ रहे हो, और सवाल जायज़ भी हैं। बीजेपी की सरकारों में जो हुआ, जो जिस तरीके से नेट पेपर में हुआ, और उससे पहले भी जो तमाम भर्तियों में हो। लेकिन आप लोग क्या एक मॉडल प्रस्तुत कर सकते हो कि भाई देखो, हमने इस तरीके से परीक्षा करा दी, अब हमारे यहाँ गड़बड़ी नहीं हो रही है, ये हमारा मॉडल है, इस मॉडल पे चलेगा तब ठीक रहेगा? मंशा तो यही है कि एक मॉडल प्रस्तुत हो, और इसके बाद भी हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे बच्चों को हम पर भरोसा है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, उनको भरोसा है सरकार पर, और सरकार पर उनको भरोसा है कि सरकार उनकी बातों को, जायज़ मांगों को सुनेगी। और हम धन्यवाद करते हैं बच्चों के उस पेशेंस को, जिस पेशेंस के तहत वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार वार्ता करके इन चीज़ों का समाधान करेगी। और हम आपको निश्चित बोलते हैं कि इस बार में झारखंड उदाहरण प्रस्तुत करेगा। 2023 में भी परीक्षा नियंत्रण विधेयक लाकर हम लोगों ने उदाहरण प्रस्तुत किया था, और इस बार इस जेपीएससी के विषय वस्तु में भी झारखंड उदाहरण प्रस्तुत करेगा। तो हम जैसे बतौर जर्नलिस्ट अगर हम जानना चाहें, कब तक आप ये जो इनकी मांगे हैं या बातचीत कंक्लूड हो जाए, कोई आपको लगता है कि टाइमलाइन? क्योंकि सामने देखिए 15 अगस्त भी आना है और उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी लगती है। सामने जो है आपका आदिवासी दिवस का बड़ा कार्यक्रम होना है, उसमें भी वो सरकार व्यस्त रहेगी। तो 9 अगस्त है, तो मैं क्या ये मान के चलूँ कि 9 अगस्त से पहले ये डेडलॉक टूट जाएगा और धरना आप लोग समाप्त करा लेंगे? हम लोग खुले दिल से वार्ता में बैठेंगे। हम लोग ये मानकर वार्ता में बैठेंगे कि हम इनकी समस्याओं की, उनको बातों के निराकरण के लिए बैठ रहे हैं, और हमारा प्रयास होगा कि यथाशीघ्र इसको कर दें। समय सीमा बांध पाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन सरकार यह प्रयास करेगी कि चलते सत्र के दरमियान ही इन बातों का समापन हो जाए। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से बात रखी। मैं लास्ट में आपसे जो है, चूंकि मैंने सारे सवाल पूछ लिए, हो सकता है कि मुझसे कुछ सवाल छूट गए हों। मैं आपसे एक बच्ची से मिलाना चाहता हूँ। सॉरी, आपसे परमिशन लिए बिना मैं बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि बीते दिनों वो बच्ची हमारे कैमरे पे वायरल हुई और उसकी पीड़ा जो है देश ने देखी। तो मैं चाहता हूँ कि बतौर शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, आप उस बच्ची से मिल लें। आशिका, आना, इधर आना।
ये इनको जानती हो? जी सर। जानती हो? जी हाँ, सुदिव्य कुमार जी हैं। हाँ, कौन है ये? हमारे पर्यटन और कला संस्कृति के जो है। और उच्च शिक्षा मंत्री भी यही हैं। हाँ। ये वो बच्ची है जो सर हमारे वीडियो में पिछली बार मैं जब रांची आया था तो ये रो पड़ी थी कि इसको एजुकेशन सिस्टम में यहाँ को लेकर के पीड़ा है। तो मैंने कहा कि अब आए हैं तो आप सीधे इंटरव्यू में आपसे मिलवा दूंगा, जो बात है वो अपनी बात रख देंगी। आपने शायद वो वीडियो देखा हो, अगर आप तक वो पहुंचा हो। बताओ। जी सर, मेरा नाम आशिका मिंज हुआ, जिला लातेहार और प्रखंड महुआ डाढ़ हुआ। वहाँ से मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरे कॉलेज का नाम हुआ सेंट जेवियर कॉलेज। यूनिवर्सिटी का नाम हुआ नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी। इतना लेट सेशन, इतना लेट, चौथा साल हो रहा है आज। और मेरा 3 साल मतलब एनएपी के अनुसार 4 साल वाला है ग्रेजुएशन, लेकिन 3 साल वाला भी तो कंप्लीट करके हम लोग को ने दिया है। अभी मेरा 5th सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। सिर्फ़ 4 साल हुआ, 4 साल में 4 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर अभी भी बाकी, और चौथा साल वाला करने जाए तो और 2 सेमेस्टर बाकी। तो क्या हम 2030 तक अपना ग्रेजुएशन ही करते रहे? जायज सवाल है, लेकिन इन सवालों के मूल में जाने की जरूरत पड़ेगी। स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2026 जब हम लोग लेकर आए, तो वैसी स्थिति में यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए पहले 2 बिंदु हुआ करते थे। राज्य सरकार उच्च शिक्षा के लिए पैसा देती थी, लेकिन सारा कुछ राजभवन करता था। एकेडमिक कैलेंडर लेट होना, ये तमाम चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ की थीं। यूनिवर्सिटीज़ करती रही हैं और ये बच्ची भी उसी से पीड़ित है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इसको ये आश्वस्त करता हूँ कि स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2026, जिसमें हम लोगों ने कहीं न कहीं स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के कंट्रोलर के तौर पर एस्टेब्लिश किया। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को, जिनकी इसमें संस्तुति मिली, और यह एक्ट अब 28 अप्रैल 2026 से प्रवृत्त है। और मैं अंशिका बेटी से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लेगेसी पर तो बात नहीं कर पाएँगे, पूर्व में क्या हुआ ये तो हम नहीं कह पाएँगे। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि आने वाले वर्ष में आपका एकेडमिक कैलेंडर बन चुका होगा और लागू होगा, और जो वीसी या यूनिवर्सिटीज़ इस कैलेंडर का उल्लंघन करेंगी, वो भी दंड के पात्र हो जाएँगे। तो हम बस उम्मीद जगा सकते हैं बेटी की आँखों में कि आपका एकेडमिक कैलेंडर आने वाले साल में अब दुरुस्त होगा, चूँकि राज्य सरकार ने अब सारे मसलों का नियंत्रण ले लिया है। और सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में ये पढ़ रही है, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा एक नामचीन कॉलेज है, और लेकिन वो कॉलेज भी संचालित होता है नीलांबर पीतांबर एनपीयू से। अब एनपीयू का अगर सेशन लेट होगा तो इसका कॉलेज भी लेट हो रहा है, लेकिन हम प्रयास करके इसके सेशन को ससमय कराने की कोशिश करेंगे। और कोई सवाल हो पूछ लो, मंत्री जी से डायरेक्ट नहीं, रोज-रोज मिलेंगे। जी सर, और एक सवाल है, जो झारखंड से रिलेटेड जो अभी खबरों में चल रहा है इतना प्रोटेस्ट, झारखंड का जो भी नौकरी है, क्यों भरोसा नहीं जगता है युवाओं का? झारखंड नौकरी जो तैयारी करना चाहते हैं, मतलब पहले मेरे दिमाग में आता है कि हम सेंट्रल का तैयारी करें। झारखंड के प्रति इतना क्यों है कि मतलब बच्चा-बच्चा हो गया, चाहे युवा हो गया, मेरे से बड़े दीदी भैया लोग आज तक जॉब का तैयारी कर रहे हैं, शादी नहीं हो रहा है बहुतों का। 2 चीज़ें हैं बेटा, इस बात को समझना होगा। एक तो नौकरियों की जो सीमा है, उसी सीमा में नौकरियाँ दी जा सकती हैं। सारे लोगों को नहीं मिल सकती है। होता क्या है कि गड़बड़ी या विसंगति उभर कर सामने दिखती है, जो हुआ वो नहीं दिखता है। 6.5 वर्षों के कार्यकाल में हेमंत सोरेन ने अगर कम नौकरियाँ दी होंगी, तो लाखों में नौकरियाँ दी हैं, वो नहीं दिखता है। लेकिन अगर कहीं गलती गड़बड़ी होती है, तो वो तुरंत दिखता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, और बड़ी मजबूती से दोहरा कर कहना चाहूँ, एक बार इनसे पहले बोल चुका हूँ, फिर बोलना चाहूँगा कि 6ठी से 14वीं जेपीएससी हेमंत सोरेन ने कराई। तुम पढ़ने वाली लड़की हो, तुमको मालूम होगा कि 14 से 19 के कार्यकाल में एक भी जेपीएससी की परीक्षा नहीं हुई थी। हम लोगों ने 2021 में सबसे पहले 6ठी से 10वीं जेपीएससी कराई, और अभी 14वीं जेपीएससी की तरफ हम अग्रसर थे, जहाँ इस 14वीं जेपीएससी में कुछ अनियमितताओं की बातें आ रही हैं, जिसकी जाँच चल रही है। और बड़ी जवाबदेही के साथ हम कहते हैं कि सरकार में शामिल माननीय मुख्यमंत्री या सरकार में शामिल लोगों के रिश्तेदार इन नौकरियों में नहीं आए हैं। सरकार ने इन नौकरियों को प्रभावित नहीं किया है। हाँ, गलतियाँ कुछ-कुछ हुई हैं, उनका निराकरण होगा, और हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि झारखंड के बच्चों को झारखंड में नौकरी मिले, इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन सबसे ज़्यादा लड़ा है, ये तुम भी मानती होगी। और हमने कोशिश हम लोगों ने की है कि झारखंड की नौकरियाँ झारखंड के बच्चों को मिले,
और मिलेगी। धैर्य रखो, ईश्वर पर आस्था रखो, जिस ईश्वर को तुम मानती हो उस पर आस्था रखो और अपनी पढ़ाई करो और बाकी चीज़ें तुम सरकार पर छोड़ो। वो वाला भी बताओ जो टॉयलेट वाला बता रही थी। जी, और बहुत सारा ऐसा सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में, बहुत जर्जर स्थिति। टॉयलेट साफ-सुथरा नहीं, माने पूरा बिल्डिंग कॉलेज साफ-सुथरा जी नहीं। मेरा तो सेंट ज़ेवियर कॉलेज हुआ, तो प्राइवेट है तो ठीक-ठाक है। लेकिन जितने सरकारी कॉलेज हुए एनपीयू के अंदर, जर्जर स्थिति, टूटा-फूटा हुआ। एग्ज़ाम लिखने जाएँगे, डेस्क हिलेगा। पेन चलाएँगे, फट जाएगा पेज। मतलब ऐसे स्थिति है। एक बार जाइए, देखिए। और ये भी है कि हमारे यहाँ मैं ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत लोग पढ़ नहीं पाते हैं। 6 क्लास तक है सरकारी स्कूल, टीचर नहीं है। बुनियादी सवाल हैं। बुनियादी सवालों में एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि व्यवस्था परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है। किसी भी व्यवस्था की गुणवत्ता का ह्रास न तो एक दिन में होता है, न उसकी गुणवत्ता में अचानक परिवर्तन एक दिन में होता है। इसके बुनियादी सवालों से हम सहमत हैं। फिर हम दोहरा कर कहना चाहेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की दुर्दशा सिर्फ़ इसलिए थी कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, राजभवन के अधीन था। राजभवन के पास अपने और विधायी कर्तव्य होते हैं, वो नहीं देख पाते थे। अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को राज्य सरकार का डीएसटी देख रहा है और डीएसटी तमाम चीज़ों को देखेगा और तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र होगी और हम लागू भी कराएँगे और दंडित भी करेंगे। क्योंकि मेरी उपादेयता झारखंड के बच्चों के प्रति है। हम झारखंड की जनता के प्रति जवाबदेह हैं, राजभवन जवाबदेह नहीं होता था। लेकिन हमको ये मालूम है कि अगर कॉलेजों में व्यवस्थाएँ बेहतर होंगी, तो हमारे बच्चे हमारे लिए नेकनामी का कारण बनेंगे और अगर व्यवस्थाएँ खराब होंगी, तो बदनामी हमें झेलनी होगी। लेकिन दोहरा कर मैं कह रहा हूँ कि 28 अप्रैल 2026 को यह एक्ट प्रवृत्त हुआ है, कुछ तो समय लगेगा और समय मिलेगा हम लोग बेहतर परफ़ॉर्म करके दिखाएँगे। देखिए ये एक इतनी लोकतांत्रिक बातचीत जो है हमारे कैमरे पे दर्ज हो रही है और इसका मैं बड़ा बहुत खुशी मिल रही है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर से एक उनके राज्य की बच्ची डायरेक्ट सवाल कर पा रही है। और जो लोग न्यूज़ पिंच के दर्शक हैं वो जानते हैं, हम जो बीड़ा उठाते हैं उसको जब तक पहुंचाते नहीं तब तक खत्म नहीं करते। ये बच्ची मुझे पिछली बार मैं रांची आया था, मोरहाबादी मैदान में मिली और रोने लग गई। तो इससे मैंने कहा कि तुमको दिल्ली आके पढ़ाएंगे, जहां तुम पढ़ना चाहोगी वहां हम पढ़वाएंगे। और उसके बाद आज मेरे दिमाग में आया कि मैं डायरेक्ट जो है क्यों ना शिक्षा मंत्री से मुलाकात करवा दूं और ये बातचीत हो। तो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस बच्ची को यहाँ तक लेकर आया। तुम ठीक हो, इनके जवाब से संतुष्ट हो? जी, संतुष्ट है, लेकिन पहल थोड़ा जल्दी कीजिएगा। और एक चीज़ है कि यूनिवर्सिटी में हमारा जो अभी 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम आया है, हिस्ट्री ऑनर्स में है 30 से 35 स्टूडेंट मेरे कॉलेज में। एक हिस्ट्री पेपर का पूरा गायब हो गया है। बोलता है यूनिवर्सिटी से पे पूरा पेपर गायब हो गया। अब उन लोग का बैक लग जाएगा और यूनिवर्सिटी 100 किलोमीटर की दूरी पे है। सवाल पूछने के लिए जाओ, दौड़ के आओ। वो हम देख लेते हैं। हम यूनिवर्सिटी से बात कर लेते हैं, हम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से बात कर लेते हैं और बच्ची की जो समस्या है इसके समाधान की दिशा में। स्कॉलरशिप वाला भी पूछ लो। जी सर। और ई कल्याण का स्कॉलरशिप हम लोग को नहीं मिला है सर, पिछले साल का। केंद्र सरकार का पैसा नहीं आ रहा है, नतीजा ये हो रहा है कि राज्य सरकार अपने राज्यांश को नहीं दे पा रही है। लेकिन चलिए, ये विषय सरकार के संज्ञान में है और जल्द ही समाधान होगा। इसका समाधान तो और जल्दी होगा। इसको लेकिन हम पत्रकार बना दें क्या? ये सवाल अच्छा कर ले रही है। इसको भविष्य में हम पत्रकार बना सकते हैं। शाबाश, वेरी गुड, बहुत सो प्राउड ऑफ यू कि तुमने सारे सवाल पूछ लिए। मिनिस्टर आराम से बैठो, बिल्कुल बिना डरे हुए। ये देखो, यही लोकतंत्र की ताकत है ना कि भाई आप जो है नेताओं से सवाल पूछ सकते हो। और अच्छी बात है कि नेता है, मिनिस्टर है, जवाब दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई अगर ये हकबका जाते बहुत सारे नेता, तो ये भी होते हैं नहीं भाई अब क्यों बात करें। सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और कोशिश कीजिए कि झारखंड का स्थिति बेहतर कीजिए, ताकि युवा हताश ना हो। यहाँ के युवा इतना हताश है क्या बताएँ। कभी आइए हमारे साइड घूमने, नेतरहाट तो आते होंगे, कभी और थोड़ा-सा 45 किलोमीटर हम महुआ डाँड़ भी गए हैं नक्सल बेल्ट जो था वो 2017 में। संघर्ष यात्रा लेकर गए थे। उस समय तो ये बच्ची होगी। संघर्ष यात्रा लेकर गए थे और महुआ डाँड़ में वर्ल्ड सेंचुरी है, जिसको अभी हम लोग बेहतर सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। तुम्हारा इलाका मेरा घूमा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड में आंदोलन से उपजे हम लोग हैं। स्थिति को बेहतर करने का कोशिश कीजिएगा। सरकारी स्कूल की स्थिति बेहतर होनी शुरू हो गई है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर बच्चे आ रहे हैं। नीट पास कर रहा है, नीट क्रैक कर रहा है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का बच्चा, वो शुरू हो गया। लेकिन हमारे पास नंबर बहुत बड़ा है, हमारे पास स्कूल बहुत ज़्यादा है। तो
हाँ, टीचर की कमी है, बहुत सारे मसले हैं, लेकिन सरकार ने बीड़ा उठाया है कि कुछ-कुछ स्कूलों को चयनित करके वहाँ पर उच्च शिक्षा की बेहतर स्थिति दी जा सके, माने मैट्रिक, इंटर की बेहतर स्थिति दी जा सके और शुरुआत है। चलो, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले दिन और बेहतर होंगे। और एक माँग की जैसा भी जेपीएससी से जेएससीसी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उनकी जो माँग है उन पर अच्छे से कार्रवाई किया जाए, जो उनकी माँग है सुना जाए, क्या-क्या माँग है और ऐसे अनियमितता और ऐसा धाँधली, पेपर खरीद-फरोख्त कुछ नहीं किया जाए, इस पर भी आप कुछ आश्वासन आज दे दीजिए। वार्ता होनी संभावित है। आज छात्र संगठन के लोगों के साथ वार्ता संभावित है। पहले उनके विषय आ जाएँ, सरकार गंभीरता से बात करेगी और समाधान भी करेगी। तो ये पूरी बातचीत रही सुबह के वक्त और इस बच्ची ने बहुत अच्छे से सारे सवाल पुट अप किए। मुझसे जो सवाल छूट गए थे उसने वो भी पूछ लिए और लोकतंत्र में इस तरीके के लोकतांत्रिक संवाद की गुंजाइश हमेशा होनी चाहिए। क्या लिखवा रहे हैं ये? संपर्क करेंगे आप? बच्ची की पढ़ाई में मदद कर देंगे आप लोग? तो ये जो है ये हमेशा एक किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में ये गुंजाइश होनी चाहिए कि कितना भी शीर्ष पद पे बैठा व्यक्ति हो, वो आम आदमी के सवालों को ले सके और इसी तरीके सवालों को टैकल करके जवाब दे सके। इससे जाहिर सी बात है कि रातों रात जादू की छड़ी तो नहीं होती है, लेकिन कम से कम व्यवस्था में सुधार का एक भरोसा तो जन्म लेता ही है। हम उम्मीद करेंगे कि झारखंड की सरकार जो यहाँ युवा धरने पे बैठे हैं, आंदोलन पे बैठे, इनकी मांगों को जल्द से जल्द सुनेगी और इनका निराकरण करेगी और इस तरीके के लोकतांत्रिक संवाद को हमेशा जगह देती रहेगी। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी ऋषि हैं। ये संभवतः मेरी जानकारी में अब तक का सरकार की तरफ से पहला इंटरव्यू है जो इस झारखंड का प्रोटेस्ट है उसको लेकर के। सीएम ने बयान दिए हैं सामने से, लेकिन इतना डिटेल में इंटरव्यू नहीं हुआ। सुदीप कुमार सोनू जो यहाँ के उच्च शिक्षा मंत्री, उनसे हमने लंबी बातचीत की और बाद में जो बच्ची ने सवाल पूछे वो भी आपने देखा। आपको ये पूरा इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए न्यूज़ पिन। शुक्रिया।